तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करने के लिए यान फैमिली की माइनिंग एरिया में चला गया, जहाँ पर उसे ढूंढते हुए नानगोंग भी पहुंच जाती है, मगर उसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने देख लिया था, जिसके चलते वान पर कई सारे अटैक्स हो गए। तो हानली वान की मदद करता है, मगर वान के घायल होने की वजह से उसकी बॉडी ने अपने आप हानली की सारी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते हानली की कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई थी। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता, उसने एंशिएंट एरी का यूज करते हुए टियानयान वर्ल्ड को अलविदा कहकर वो सीधे गैलेक्सी ऑफ क्योस में पहुंच गया, जहां पर हानली ने 20 साल की क्लोज डोर कल्टीवेशन करके अपनी लेवल को दोबारा से हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो प्राइम स्टार सिटी पहुंच जाता है, जहां पर फिलहाल 2 सेंट फेस्टिवल मनाया जा रहा था। साथ ही साथ इसी मौके पर यहाँ डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट भी किए जाने वाले थे, तो हानली भी उनमें पार्टिसिपेट करने पहुंच गया, क्योंकि हानली को जिन हर्ब्स की तलाश थी वो उसे इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर मिल सकते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हानली ने अपना नाम लीफ्यू लिखकर इस कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर किया। उसके साथ जैंग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हानली को 7 नंबर का टोकन मिला और जैंग को मिला 9 नंबर का टोकन। वो लोग उन्हें बताते हैं कि इसी सेम नंबर के कल्टीवेटर्स के साथ तुम लोग टीम अप होंगे। साथ ही ये कंपटीशन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो जल्दी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वहीं पर वेन चियांग को भी हानली जैसा 7 नंबर का टोकन मिला था, तो वो हानली से कहता है कि आप और मैं एक ही टीम के मेंबर्स होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप दोनों मिलकर कहर ढा सकते हो, तो मैं मेरा 7 नंबर का टोकन सीनियर जैंग को देना चाहता हूँ, ताकि आप दोनों एक ही साथ एक गेम में पार्टिसिपेट कर पाओ। तो हानली ने भी उसके साथ टोकन एक्सचेंज कर लिया। अब हानली उससे इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है, क्योंकि हानली के ग्रुप में और भी कई सारे अननोन कल्टीवेटर्स होंगे, जिस पर वेन चियांग बताता है कि पिछले कॉन्टेस्ट में एक ग्रुप का 5वीं रैंकिंग के डीमन बीस्ट के साथ मुकाबला हुआ था, जिसमें वो सभी लोग भयानक मौत मारे गए। उन्होंने अरीना में मौजूद लोगों से रहम की भीख मांगी थी, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उल्टा ऑडियंस को तो उन्हें मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी खुद का ध्यान रखना। वैसे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मुझे घर जाकर उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाना है, इसलिए अब हमारी सीधे कल ही मुलाकात होगी। जिसके बाद वो इन दोनों को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन वहाँ से बाहर आते ही हम वेन के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं। साथ ही उसने अपने टोकन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर हानली टाउन से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इनफैक्ट वो लड़की भी बस हानली को देखती जा रही थी। वेल इसका नाम है निंग, और वो हानली को इस तरह देखी जा रही थी मानो उसे वो पहले से ही जानती हो। वहीं दूसरी तरफ हम वेन चियांग की बेटी को देख पाते हैं। वो अपने फादर से कह रही थी कि मैं तो अब बड़ी हो चुकी हूँ, मगर फिर भी आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए। जिस पर वेन कहता है कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी छोटी सी शहजादी रहोगी। और तभी वेन के पास एक परिंदा आ जाता है, जिसे देखते ही वेन चियांग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे ये लोग एक दिन भी सुकून से रहने नहीं देते, और फिर वो परिंदा एक जेट टोकन में बदलकर उसे एक पैगाम देता है। इधर हानली ने देखा कि पिंजरे में बंद करके वहाँ पर ढेर सारे डीमंस को लाया जा रहा है, ताकि वो भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाए। वो कहने लगा कि चाहे डीमंस हो या फिर कल्टीवेटर्स, दोनों भी इस मुकाबले में सरवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तभी वहाँ मौजूद बंदा कहने लगा कि एटलीस्ट इनके पास अपनी किस्मत आजमाने का एक मौका है, जो कि मेरे ख्याल से केज में बंद रह के मौत का इंतजार करने से तो 1000 गुना ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर कमजोर इंसान डीमंस का मुकाबला करते हैं और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं। ये पुराने रिवाज तो सदियों से यहाँ पर चलते आ रहे हैं। तो हानली कहता है कि यहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस में कोई फर्क नहीं, इन दोनों को भी इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है। अगर यहाँ पर पिंजरे में किसी डीमन के बजाय इंसान होते तो डीमंस भी उनके साथ यही करते। हानली की बातें सुनकर वो बंदा हंसने लगा। वो कहता है लड़के तुम तो बहुत ही अच्छी बातें कर लेते हो, और फिर वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए हानली की बॉडी को चेक करता है। वो कहने लगा अरे वाह, तुमने तो मेरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक से अपनी कल्टीवेशन को भी सप्रेस किया है। मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हानली तो उसके ऑब्जर्वेशन से ही हैरान हो गया। उसने हानली को एक ही सेकंड में चेक करके उसके ची सप्रेसिंग स्पेल का भी पता कर लिया था, और वहीं दूसरी तरफ हानली तो उसकी कल्टीवेशन के ट्रेस को भी देख नहीं पाता। तो हानली समझ गया कि ये बंदा कोई पावरफुल सेंट होगा, इसलिए वो तुरंत ही उसे ग्रीट करके बताने लगा कि ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने सालों पहले
पहले सिखाई थी। दरअसल मेरे मास्टर एक फ्री कल्टीवेटर है, जिस पर वो बंदा कहता है, खैर तुम एक स्मार्ट पर्सन हो तो क्यों ना मेरे साथ एक ड्रिंक हो जाए। अब उसने हानली की तरफ अपनी ड्रिंक पास की थी, मगर उस ड्रिंक को तो जैंग ने ले लिया। वो कहता है, सीनियर, मेरा भतीजा इतना बड़ा कल्टीवेटर नहीं जो आपके जैसी महान हस्ती के साथ बैठकर ड्रिंक कर पाए, मगर हाँ, ये वाइन बनाने में एक्सपर्ट है। जिसके बाद जैंग हानली से कहता है कि चलो जल्दी से अपनी वाइन बाहर निकाल कर उसे रेडी करो। अब 2 पैलियां भरने के बाद हानली उन्हें एक कोल्ड टैलिस्मान से ठंडा कर देता है और फिर हानली ने बनाई हुई वाइन उस बंदे को ऑफर की गई। उसे तो ये वाइन हद से ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल जेड ब्लॉसम, अंडरवर्ल्ड स्पिरिचुअल फ्रूट और 300 साल पुराने गोल्डन आर्किड लीव्स का एसेंस था। वो बंदा कहने लगा कि वाकई तुम्हारा भतीजा तो कमाल का है। चलो अब मुझे ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर बैटल देखने आए हो या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने। तो हानली ने उसे बता दिया कि वो बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनते ही वो बंदा कहने लगा कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हो, साथ ही तुमने मुझे इतनी जायकेदार वाइन पिलाई, तो इसके बदले में तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। देखो, इस दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले बंदे को फॉलआउट पिल रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाली है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो पिल काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन वो तुम्हारी जान से कीमती तो नहीं हो सकती। तो अब मेरी सलाह ये है कि एक बार तुम अपना रिवॉर्ड हासिल कर लो, फिर जल्दी से साइलेंट से थोड़ा सा दूर चली जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वेल, इस बंदे ने हानली को वाकई एक अच्छी सलाह दी थी, तो जैंग उसे अपनी स्पेशल वाइन गिफ्ट करके दोनों वहाँ से रवाना हो गए। वेल, इस बंदे का नाम है फेंगजी। अब यहाँ पर हम वू चाओ को भी देख पाते हैं, जो कि फेंगजी से अपनी माइंड पावर का यूज करके बात करने लगा। वो कहता है, सीनियर, मेरे मास्टर चाहते हैं कि आप कल अपना प्रॉमिस पूरा करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मसला हो जाएगा। जिस पर फेंगजी कहता है कि मैं तुम्हारे उस बुढ़े एल्डर से नहीं डरता, अगर मेरा दिल किया तो ही मैं कल अपना वादा पूरा करूंगा। देखो, सब कुछ मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जो सुनते ही ऊंचा वहाँ से गुस्से में गायब हो गया। यहाँ पर हमें एक बात तो पता चली कि सीनियर फेंग किसी के बाप से नहीं डरता। अब अगले ही दिन हानली और जैंग डीमन बैनिशिंग अरीना में पहुंच गए। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स के बैटल हो रहे थे, साथ ही साथ हानली को ऑडियंस का शोर शराबा भी सुनाई देने लगा, और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हुई वेनचियांग से। हानली उससे कहता है कि आज तो हमारी बैटल है, फिर तुम प्रिपरेशन छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वेनचियांग बता रहा था कि मैं यहीं पर काम करता हूँ, तो डीमंस पर नजर रखने का टास्क भी मुझे ही दिया गया है। खैर, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक आप भी थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद हानली 7 नंबर टोकन के कल्टीवेटर्स के रूम में चला गया। यहाँ आते ही फेंग्यू नाम की बंदी हानली से बात करने लगी। वो कहती कि हमारा मुकाबला चौथी रैंकिंग वाले 20 से होगा, अगर तुम चाहो तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मगर जैंग ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तो बंदी कह रही थी कि सीनियर, एक बार फिर से सोचिए, देखो मुझे चाहिए डीमन की कोर और आपको चाहिए फॉलआउट पिल, अगर हम टीम अप हो गए तो रिवॉर्ड्स को आपस में बांट लेंगे। मगर फिर भी जैंग ने इसके लिए मना कर दिया, जिससे वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई थी। तो वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करती है कि कॉन्टेस्ट के बाद वो लोग हानली और जैंग से इस इंसल्ट का बदला लेंगे। अब 6 नंबर की बैटल होते ही इन्हें भी अरीना में भेजा जाता है। वेल, इस मुकाबले को देखने के लिए मेलोडियस सिक की वांग फैमिली भी आ चुकी थी, जिसके सेक लीडर का नाम था वांग हिंग, उनकी वाइफ का नाम था युआन और उनकी बेटी थी निंग। इधर अरीना से पहले बैटल में मारे गए लोगों की लाशें और साथ ही साथ उस डीमन की लाश भी उठाई गई, ताकि अगले मुकाबले के लिए जगह क्लियर हो जाए। जिसके बाद हानली और ये सारे कल्टीवेटर्स अरीना में पहुंच गए। सभी लोग इनके लिए चीयर्स कर रहे थे। तभी एल्डर याओ सबको बताते कि हजारों सालों पहले यहाँ पर डीमंस का राज था और ह्यूमन रेस उनके लिए बस खाना थी, मगर हमारे दोनों सेंट्स ने इन डीमंस को हरा कर गोल्डन ड्रैगन को सप्रेस कर दिया। उन्होंने इनर सी एंड आउटर सी को अलग किया था, ताकि हमारी ह्यूमन रेस इनर सी में शांति से रह पाए। इधर निंग अपने पेरेंट्स से पूछती कि अगर ये डीमंस इतने ही पावरफुल थे तो फिर ये इंसानों के सामने आसानी से कैसे हार गए। जिस पर युआन कहती कि मेरी बच्ची, ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ था, कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स ने अपनी जानें गंवाई, तब जाकर ये जंग खत्म हुई थी। जिस पर निंग कहती कि अगर जंग खत्म हो ही गई है तो फिर हम वापस से इन डीमंस के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। अब इसका जवाब उसके फादर देते हैं। वो कह रहे थे कि ह्यूमंस और डीमंस की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे क्योटिक सी में ज्यादा रिसोर्सेस मौजूद नहीं, तो ह्यूमंस के साथ साथ डीमंस भी उन्हें हासिल करके इमॉर्टल बनना चाहते हैं। इसी वजह से तो ये बैटल्स की जाती है, ताकि ये दोनों भी एक दूसरे की पावर को अंडरस्टैंड कर पाए। जो सुनकर निंग कहती कि फिर तो ह्यूमंस और डीमंस में कोई फर्क ही नहीं। वहीं पर एल्डर जिन वांग हिंग का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रहा था कि आप स्टार पैलेस से बिलोंग करते हो, मगर फिर भी वहाँ से इतनी दूर प्राइम स्टार आइलैंड पर आ गए। सच बताओ तो आपके
प्रेजेंस ने यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं। तो वांग भी उन्हें इनवाइट करने के लिए एल्डर जिन का शुक्रिया अदा करने लगे। प्राइम स्टार आइलैंड पर वो पहली बार आए थे और ये जगह उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आई। वहीं पर एल्डर याओ कल्टिवेटर्स को बता रहे थे कि ये कॉन्टेस्ट 10 सालों में एक बार किया जाता है। वेल, हमारी तरफ से आज के विनर को एक फॉलआउट पिल और डीमन कोर मिलने वाली है। साथ ही पार्टिसिपेट किए हुए हर एक बंदे को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन दिए जाएंगे। तो बस अपनी जी जान लगाकर फाइट करना। वहाँ मौजूद ऑडियंस में हम फेंगजी और वू चाओ को भी देख पाते हैं। इधर एल्डर जिन बताने लगे कि अगर कोई डीमन आक्रामक हो गया तो फिर मैं खुद ही अरीना में आकर उसे खत्म कर दूंगा। आफ्टर ऑल तुम लोगों की सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद मुकाबले की शुरुआत हो गई। इन सबको अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक अजीब सा स्मोक फैलने लगा और फिर अचानक से वहाँ पर एक डीमन की एंट्री हो गई। उसने आते ही कल्टिवेटर को खत्म कर दिया था। वेल, ये है बेबी कार्प मॉन्स्टर और ये चौथी नहीं बल्कि 5वीं रैंकिंग का बीस्ट था। यानी कि इन सब के साथ चीटिंग हुई थी। मगर अब जिंदा बचना है तो इस मॉन्स्टर को खत्म करना जरूरी था। अभी सभी कल्टिवेटर्स मिलकर चारों ओर से उस मॉन्स्टर पर हमले करने लगे। मगर इनके आइस, फायर और थंडर अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा ये मॉन्स्टर अपनी खतरनाक एनर्जी से इन सब पर भारी पड़ जाता है। उसने कई सारे कल्टिवेटर्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था, क्योंकि बस कुछ ही दिनों के बाद ये 6ठी रैंकिंग पर पहुंचने वाला है। ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस पर अटैक कर रहे थे। मगर उसकी एक ही साउंड वेव इन सबको पीछे पुश कर चुकी थी, जिसके बाद वो इन सबको हंट डाउन करना शुरू कर देता है। उसने कुछ कल्टिवेटर्स को तो एकदम आराम से निगल लिया, जो देख फेंग्यून अपने साथियों के साथ मिलकर उसे फॉर्मेशन में ट्रैप कर देती है। लेकिन इससे तो बेबी मॉन्स्टर ज्यादा भड़क गया। वो एक बंदे को अपनी लाइटनिंग एनर्जी से जलाकर राख कर देता है और फिर थोड़ी देर में उसने वो फॉर्मेशन भी ब्रेक कर दिया। इसी दरमियान वो अपनी लाइटनिंग से कई सारे कल्टिवेटर्स को भी खत्म कर चुका था। वहीं पर हानली उसके सारे अटैक को डॉज करने लगा। मीनवाइल फेंग्यून हानली को बताती है कि ब्लू लाइट दरअसल वाटर स्टार की डिवाइन लाइटनिंग है। अगर इसकी चपेट में आ गई तो हमारी हड्डियां भी मिल नहीं पाएगी। अब वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लेती है, जो कि उस स्टार लाइटनिंग को काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। मीनवाइल फेंग्यू उस फॉर्मेशन की पावर का यूज करते उस मॉन्स्टर को पीछे ढकेल देती है। साथ ही साथ उसने आइस लैंसेस से भी उस पर कई सारे अटैक कर दिए। तो मॉन्स्टर अपने पल को एक्टिवेट करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। अब वो इनके अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगा। साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इन्हें काफी पीछे ढकेल देता है। इधर हानली कह रहा था कि ये लोग इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रहे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये सब के सब मारे जा सकते हैं। साथ ही जैंग और हानली बस ये दोनों तो उसे हराने से रहे। इधर उस मॉन्स्टर ने इन कल्टिवेटर्स पर फाइनल अटैक करने के लिए जंप लगा दी थी, मगर तभी जैंग उस पर एक पंच हिट करके उस मॉन्स्टर को पीछे ढकेल देता है। साथ ही हानली अरीना के बीच फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को डॉज करने लगा। वेल, ये है हानली का ब्लू वाटर ग्रीन आर्मर फॉर्मेशन। मगर तभी उस मॉन्स्टर ने पूरी अरीना में फॉग स्प्रेड करना शुरू कर दिया। इस फॉग के चलते कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता था। तो हानली ने अपने फॉर्मेशन का इंचार्ज फेंग्यू को बना दिया। वो कहता है कि बस आप मेरे मुताबिक एक्शन लीजिए ताकि हम सब सरवाइव कर पाएंगे। तो फेंग्यू समझ गई कि अभी तक इस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया था। अब हानली उस मॉन्स्टर को फॉग में ढूंढ रहा था कि तभी उस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, मगर हानली ने जैसे तैसे उसे डॉज कर दिया। वहीं पर एल्डर जिन ऑडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसी वक्त वेनचांग वहाँ से निकल पड़ा। इधर वो मॉन्स्टर हानली और जैंग पर अपनी लाइटनिंग से मुसलसल हमले किए जा रहा था, मगर ये दोनों उतनी ही तेजी से उसे डॉज करने लगे। अब हानली फेंग्यून से कहता है कि ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल विंड को रिलीज कर सकता है, जिसकी मदद से हम यहाँ मौजूद फॉग को हटा पाएंगे। बस आप मेरा सिग्नल मिलते ही इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करना। जिस पर फेंग्यून कहने लगी कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और फिर उसने पोर्सिलेन डस्ट बाहर निकाल ली, जो कि लाइटनिंग अटैक को ब्लॉक कर सकती थी। इधर जैंग की बॉडी पर उस मॉन्स्टर का ब्लड लगा हुआ था, तो उसकी मदद से जैंग उसे ट्रेस करता है और तभी वो मॉन्स्टर सीधे हानली को निगलने पहुंच गया। लेकिन उसी वक्त हानली अजुर ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। साथ ही उसने फेंग्यून को भी इशारा कर दिया था, तो वो वहाँ की फॉर्मेशन को हटाकर ढेर सारी विंड क्रिएट करती है, जिससे वहाँ मौजूद फॉग हट गया था। साथ ही साथ वो खुद का फॉर्मेशन बनाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे भी ब्रेक कर दिया, जिसके बाद हानली और जैंग उस पर मुसलसल हमले करने लगे। साथ ही हानली ने फेंग्यू को एक बहुत बड़ी एरी क्रिएट करने के लिए बता दिया, तो वो 6 वे विवेजिव फॉर्मेशन सेटअप करती है, जिसमें वो बिस्ट पूरी तरह से ट्रैप हो गया और साथ ही उस पर लाइटनिंग के अटैक भी हो रहे थे, जो देख हानली को ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आया। अब जैंग और हानली मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हानली ने तो अपनी रेड थ्रेड नीडल से उस डीमन की आंखें फोड़ दी थी, जिससे और ज्यादा
ज्यादा बौखला गया। मीनवाइल ज़ैंग ने ब्लैक ब्लड सोर्ड से सीधे उस डीमन पर हमला कर दिया। दरअसल ये डार्क मून आर्ट की एक डेमोनिक टेक्निक थी जिसकी वजह से ऊचाओ का ध्यान सीधा ज़ैंग पर जाता है और फाइनली ज़ैंग ने उस डीमन को खत्म कर दिया था। उनकी इस जीत पर सभी लोग चीयर्स करने लगे। ऊचाओ सोचता है कि इस बंदे ने डार्क मून आर्ट्स की ब्लड डीमन ब्लेड का यूज किया है। चलो ये अच्छा हुआ कि हमें उस बंदे के ट्रेसेस मिल ही गए। वहीं पर फेंगजी भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा कि ये बंदा तो इम्प्रेसिव है, इसने तो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के कल्टीवेशन मेथड को भी मास्टर किया है। शायद ये उस बंदे का डिसाइपल हो सकता है। अब ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इधर हानली को फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विंचियांग एक सीक्रेट डोर के अंदर चला गया था। वहीं पर एल्डर याओ इन लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने इन सबको 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स रिवॉर्ड के तौर पर दे दिए थे। साथ ही साथ वो इन लोगों को थोड़ी देर बाद फॉलआउट पिल देने के लिए मिलने बुला लेते हैं। वहीं पर फेंगी और उसके दोस्त भी इन दोनों को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से आज वो जिंदा थे। अब ज़ैंग उस डीमन की कोर को निकाल ही रहा था कि तभी ऊचाओ वहाँ पर आ जाता है। उसने तो वहाँ आते ही उस मॉन्स्टर की कोर पर कब्जा कर लिया। तो ज़ैंग एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि ये कोर हमारे हवाले की जाए क्योंकि हमने इस डीमन को मारने में बहुत मेहनत की है। वहीं पर हानली समझ गया था कि इन एल्डर्स के दरमियान भी कोई गड़बड़ है। अब वो दोनों एल्डर सीधा ऊचाओ से बात करने चले गए। एल्डर याओ कह रहे थे कि तुम्हारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं, मगर फिर भी तुमने यहाँ घुसने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करके स्टार पैलेस पर कब्जा कर लोगे? लेकिन मेरे दोस्त मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरे होते हुए पॉसिबल नहीं। जिस पर ऊचाओ कह रहा था कि स्टार पैलेस तो खुद में ही बेमिसाल है, इसलिए उसे तुम्हारे जैसे कुत्तों की कोई जरूरत नहीं। देखा जाए तो तुमने स्टार पैलेस को एक्सपांड करने के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें तो बस व्यापार करके आउटसाइडर्स को चूना लगाना आता है। 2 सेंट्स हजारों सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है और उनके एब्सेंस में स्टार पैलेस डिस्ट्रॉय हो रहा। तभी सीनियर वांग उससे बात करने चले गए। वो कहते हैं कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पैट्रिया क्लोज डोर ट्रेनिंग में है, फिर तुम इतना कॉन्फिडेंस किसके दम पर शो कर रहे हो? जिस पर ऊचाओ कहता है कि तुम्हें बांसुरी बजाने से फुर्सत मिले तो ही तुम बाहर के मैटर्स पर ध्यान दोगे। तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। खैर आज तुम्हारा सिर काट के मैं तुम्हें इन जिम्मेदारियों से आजाद कर दूंगा। जो सुनते ही सीनियर वांग ने अपनी फ्लूट प्ले करते हुए उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिए, मगर ऊचाओ इन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। ऊचाओ ने वांग पर अपने एरोहेड से मल्टीपल अटैक किए थे, मगर वो उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनफैक्ट इस बैटल में एल्डर वांग ऊचाओ पर भारी पड़ गए थे। इधर ये फाइट चली रही थी कि तभी एल्डर याओ पर जानलेवा अटैक हुआ। वेले हमला किया था एल्डर जिन ने। एल्डर याओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पुराने दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है। वो फाइट बैक करने वाले थे, मगर तभी जिन ने उन पर एक और अटैक कर दिया। इधर ऊचाओ ने भी एल्डर वांग पर स्नीक अटैक करते हुए उन्हें नीचे पटक दिया था। अब ये बात तो साबित हो गई कि जिन धोखेबाज है, इसलिए 6 कंपनी हॉल के दूसरे लोग उस पर अटैक करने पहुंच गए। तो ऊचाओ भी ऑडियंस के दरमियान मौजूद अपने डिमोनिक कल्टीवेटर्स को बाहर बुला लेता है। उन्होंने तो वहाँ से भागने वाले मॉर्टल्स पर भी हमले करना शुरू कर दिए थे। तभी फेंगियो देखते कि ज़ैंग और हानली तो वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उसे और उसकी टीम को वहाँ से भागने का मौका नहीं मिलता। साथ ही साथ एल्डर जिन ने वेनचियांग को फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का पैगाम भेजा, जिसके चलते पूरे डीमन बैनिशिंग अरीना को ब्लॉक किया जाता है। अब एंट्रेंस के बंद होने की वजह से हानली और ज़ैंग भी वहाँ से निकल नहीं सकते थे। इधर वांग कह रहे थे कि मैं जानता हूँ स्टार पैलेस पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, मगर वो इतना कमजोर भी नहीं कि तुम्हारा एब्सोल्यूट डार्कनेस उस पर कब्जा कर पाए। साथ ही वो एल्डर जिन से भी कहने लगी कि तुमने आज जो कुछ भी किया है इससे हमारा इनर से खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुम इस बर्बादी की जिम्मेदारी उठा पाओगे? जिस पर जिन कहने लगा कि मैं तो जल्द ही मरने वाला था, लेकिन मुझे इमॉर्टलिटी हासिल करनी है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों मिलकर वांग पर अटैक करके उन्हें नीचे पटक देते हैं। वांग तो इस अटैक में बुरी तरह से घायल हो गए थे, मगर अभी भी वो हार नहीं मानते। वो युवान से कहते कि चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही वो अपनी बेटी निंग को उसका ब्रेसलेट यूज करके वहाँ से भागने के लिए बता देते हैं। निंग तो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर उसे अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ी। अब निंग के वहाँ से जाते ही युवान और वांग इन लोगों का मुकाबला करने चले गए, मगर ये लोग कोई अटैक कर पाए इससे पहले फेंगजी जाकर उन्हें अपनी एनर्जी से दूर ढकेल देता है। दरअसल फेंगजी एक शेप शिफ्टिंग डिमोनिक बीस्ट है। दरअसल उसने ऊचाओ का साथ इसलिए दिया था ताकि वो अपनी रेस को इनर एंड आउटर सी में एंट्री दिला पाए। अब फेंगजी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए थंडर रॉक को अवेकन कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें हजारों सालों से यहाँ पर कैद करके रखा, मगर आज तुम आजाद हो। इधर हानली सोचता है कि मैं इन्हीं जंग और
और पॉलिटिक्स की वजह से टियानयान से इस दुनिया में आया ताकि यहाँ मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, मगर यहाँ पर भी वही गंदगी है। शायद पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर शांति हो। और तभी हानली की गोद में निंग आकर गिर जाती है। दरअसल उसका मैजिकल टूल भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता था। और तभी ऊंचाओं के चमचे इन लोगों पर हमले करने लगे तो जैंग दुश्मनों को रोकने लगता है। वहीं पर हानली बस वहाँ से एग्जिट ढूंढने में लगा हुआ था। इसी दरमियान जैंग ने उन लोगों पर अपनी डार्क मून आर्ट का यूज किया जो कि ओरिजिनली इन्हीं के सेक्ट से बिलोंग करती है। अब जैंग ने देखते ही देखते उन सारे लोगों को खत्म कर दिया और फिर ये तीनों एक डोर के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह डीमन बैनिशिंग अरीना का सेंटर थी। और तभी हानली देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं तो इन्हें कुछ भी करके उस डोर को ओपन करना होगा। मगर उस डोर का मैकेनिज्म काफी ज्यादा पेचीदा था जो देख निंग कहती कि इस पर तो टू सेंट्स ने जब डीमंस को हराकर प्राइम स्टार से अलग किया था उसी को दिखाया गया है। शायद ये सितारों की कॉन्स्टेलेशन को रेफर करता है। ये अल्फा मेजोरिस से शुरू होकर डेल्टा मेजोरिस स्टार पर एंड होता है। तो अब उसी साइन को देखते हुए निंग उस डोर को ओपन कर देती है और दुश्मनों के वहाँ आने से पहले ये लोग उसके अंदर चले गए। अब डिमोनिक कल्टीवेटर उस डोर को ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगे मगर इस डोर पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं पर हम विन चियांग को देख पाते जो कि हानली और जैंग को वहाँ देख काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। हानली उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो विन चियांग उसे बताता है कि ये जगह प्राइम स्टार आइलैंड का दिल है, यही से पूरे इलाके में मौजूद फॉर्मेशंस को हैंडल किया जा सकता। ये एक बैरियर है जहाँ से इनर एंड आउटर सी को अलग किया गया था। लोग कहते हैं कि इनर सी में अच्छे लोग रहते हैं मगर ये तो बस एक सफेद झूठ है। और अगर बात मेरी की जाए तो मैं एक आउटकास्ट हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं। मैं बस अपने अतीत के परछाइयों में जीने वाला बंदा हूँ जो कि जल्द ही मारा जाएगा। तो हानली से पूछता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ क्या तुम्हें इसके बारे में पता था, जिस पर वो कहता है हाँ, इसी अरीना में 10 साल पहले 10 से भी ज्यादा ची कंडेंसेशन स्टेज के कल्टीवेटर ने पार्टिसिपेट किया था और उनका अपोनेंट 5वीं रैंकिंग का बीस्ट था जो कि उतना पावरफुल था जितना कि उसने नहीं होना चाहिए। तो कुछ ही देर में वो सारे कल्टीवेटर्स उस बीस्ट के हाथों मारे गए मगर उन लोगों की मौत पर ऑडियंस चीयर्स कर रही थी। स्टार पैलेस के लोगों ने भी इसके दिल खोलकर मजे लिए। उनमें से किसी ने भी उन कल्टीवेटर्स की मदद नहीं की थी। डीमन बैनिशिंग सेरेमनी के नाम पर, एक सीक्रेट बैटल के नाम पर, साथ ही स्टार पैलेस के सेंट्स के नाम पर उन सभी कल्टीवेटर्स को मारा गया। बाद में मुझे पता चला कि उन कल्टीवेटर्स का मुकाबला तो थर्ड रैंकिंग के बीच से होने वाला था मगर इन एल्डर्स ने लास्ट मिनट पर आके अपना इरादा बदल दिया। थर्ड रैंकिंग की बजाय वहाँ पर 5वीं रैंकिंग के बीस्ट को भेजा गया ताकि स्टार पैलेस के लोगों को इस मुकाबले को देखकर मजा आ जाए। ये बैटल बोरिंग ना होकर एक्साइटिंग हो इसलिए इन लोगों ने चीटिंग की। इन कल्टीवेटर्स के दरमियान मेरी वाइफ भी थी जो कि स्टार पैलेस की इस चालबाजी की वजह से खौफनाक मौत मारी गई। जिस पर हानली कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत हुआ मगर तुमने जिस एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का साथ दिया है वो भी ऐसे ही गिरे हुए लोग हैं, उनमें और शैतानों में कोई फर्क नहीं। जिस पर विन कहता है कि मैं मेरी वाइफ का बदला नहीं लेना चाहता था, मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि इस सेरेमनी को बंद किया जाए ताकि सेरेमनी और सेलिब्रेशन के नाम पर हमें और मासूमों को खोना न पड़े। एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोग तो एक नंबर की घटिया किस्म के दरिंदे हैं, मैं कभी उनका साथ नहीं देता मगर उन्होंने मेरी बेटी सीयू को मारने की धमकी दी थी। तभी हानली उससे पूछता है कि कल तुमने मेरे साथ अपना टोकन एक्सचेंज क्यों किया था। जिस पर वो कहते हैं भाई तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते और ना ही तुम यहाँ के लोगों जैसे बेरहम हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे 7वें नंबर की बैटल होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे और ये लोग 8वीं बैटल के बाद ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे मगर उन्होंने अचानक से ही अपना इरादा बदल दिया। भाई मैं तुम्हें बस बचाना चाहता था। 20 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तभी मैं समझ गया कि तुम एक बहुत ही रहमदिल इंसान हो और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वेल यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें साइलेंट से थोड़ा सा दूर ले जाएगा, तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो हानली उसे भी अपने साथ आने के लिए कहने लगा मगर वेन ने इसके लिए मना कर दिया। वो बता रहा था कि यहाँ के एक तहखाने में डीमन किंग को हजारों सालों से कैद रखा है, तो ये लोग उसे आजाद करके उसकी पावर्स की मदद से यहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो ये तीनों भी उस एरी का यूज करके वहाँ से रवाना हो गए। वेन ने अपनी बेटी सीयू को भी यहाँ से दूर जाने के लिए बता दिया था और फिर वो पूरी जगह अचानक से तबाह होने लगी जिसमें वेन चियांग
भी म्यूजिक प्ले करते हुए मारा जाता है। इधर हानली प्राइम स्टार आइलैंड से काफी दूर आ गया था। वहीं पर डीमन बैनिशिंग अरीना को ब्रेक करते हुए एक विशाल डीमन किंग उसमें से बाहर आ जाता है। वेल इसी डीमन किंग का नाम था थंडर रॉक। उसने फ्लाई करते हुए पूरे टाउन में तबाही मचा दी। हानली ने तो इतना पावरफुल डीमन आज तक नहीं देखा था। तभी निंग उसे बताने लगी कि ये इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग माना जाता है। सभी एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है, मगर उसमें बताया था कि इस बिस्ट को 2 हेवनली सेंट्स ने खत्म कर दिया, जो कि आज हमें पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा झूठ था। इस डीमन किंग को तो हजारों सालों से यहीं पर सप्रेस करके रखा गया। और तभी इन दोनों को एक नेसेंट सोल स्टेज के एल्डर की आवाज आने लगी। वो आवाज पूरी सिटी में गूंज रही थी। वो एल्डर थंडर रॉक से कह रहे थे कि तुमने ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़े, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी निंग तुरंत ही हानली को बता देती है कि इस डीमन किंग ने प्राइम स्टार आइलैंड पर लगा हुआ ग्रेट फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब इनर और आउटर सी के दरमियान का बैरियर भी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अब डिमोनिक बीस्ट आसानी से यहाँ पर घुस सकते हैं। जिस पर हानली कह रहा था कि शायद ये आवाज स्टार पैलेस के एल्डर की होगी। 6 कंपनी हॉल के एल्डर्स के दरमियान झगड़े लगाना, फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना और सभी खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को इस आइलैंड पर एक आसान सी एंट्री दे देना। मानना पड़ेगा कि इस एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड ने एक ही तीर में 3 शिकार किए हैं। आज के बाद सी ऑफ केओस कभी पीसफुल नहीं रहेगा। वहीं पर निंग प्राइम स्टार आइलैंड को जलता हुआ देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गई, मगर ये लड़की थी बहुत बहादुर। वो हानली से कहती कि आपने मेरी जान बचाई, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेलोडी सिक की लीडर बनूं। अगर मैं लीडर बन गई तो आपका एहसान जरूर से चुका दूंगी। तो हानली कहता है कि अब स्टार पैलेस जरूर से तुमसे कांटेक्ट करेगा, तो तुम जरा संभाल कर रहना। वहीं पर निंग ने अपना नाम वांग निंग से बदलकर जी लिंग रख दिया था, ताकि वो अपनी पहचान को सबसे छुपा कर रख पाए। वो कहती है कि मैं जरूर से मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लूंगी। उसका ये जज्बा देखकर हानली काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि तुम्हारे एम्बिशंस देखकर मुझे नहीं लगता कि स्टार पैलेस या फिर तुम्हारे मेलोडियस सिक के एल्डर्स तुम्हारी पोजीशन को छीन पाएंगे। बस अपने दिल में लगी हुई बदले की आग को कभी बुझने मत देना, और यही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। तभी ज़ैंग आकर हानली को बताने लगा कि एल्डर जिन और वू चाओ हमें ढूंढ रहे हैं, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए जीलिंग भी हानली को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गई। साथ ही साथ हानली और ज़ैंग भी अपनी विंड बोट में सवार होकर वहाँ से निकल पड़े। अब थोड़ी देर में उसी जगह पर ऊंचा और एल्डर जिन पहुँच जाता है। ऊंचा तो फेंग जी पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसने अपने थंडर रॉक डीमन की मदद से इन दोनों को खत्म करने की कोशिश की थी। गाइस, फेंग जी वही बंदा है जिसे हानली ने वाइन गिफ्ट की थी। यहाँ पर एल्डर जिन बता रहा था कि ग्रेट फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से स्टार पैलेस बुरी तरह से शॉक है। और रही बात उस डीमन किंग की, तो स्टार पैलेस के लोग उसे पकड़ लेंगे। एल्डर लियो खुद ही थंडर रॉक को कैप्चर करने यहाँ आया है, तो अब हमें उस थंडर रॉक का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे तुम्हें अरीना से भागे हुए उन 3 लोगों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। जिस पर ऊंचाओ कहता है कि मेलोडियस सिक की वो छोटी बच्ची हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी, मगर वो 2 लोग जिन्होंने कॉन्टेस्ट में डीमन को खत्म किया था, वो दोनों भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर मैं उन्हें पकड़ पाता इससे पहले वो हमारे नाक के नीचे से भाग गए। तो चलो हम स्प्लिट होकर उन्हें कैप्चर करते हैं। अगर वो गलती से पहला तुम्हें मिल गए तो प्लीज उन्हें खत्म मत करना, क्योंकि मैं पर्सनली उन्हें इंटेरोगेट करना चाहता हूँ। अब ऊंचा वहाँ से जाने वाला था कि तभी एल्डर जिन उससे कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर स्टार पैलेस और 6 कंपनी हॉल को धोखा दिया। इनफैक्ट मैंने तो अपने सबसे पुराने दोस्त याओ को भी खत्म कर दिया, और ये सब इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे हेवनली रेमेडी पिल देने का वादा किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पैट्रियार्क मुझे वो पिल देकर अपना वादा पूरा करेंगे। जिस पर ऊंचा कहता है, अरे यार तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, देखो हेवनली रेमेडी पिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस उन दोनों बंदों को ढूंढ कर मेरे पास लेके आओ। जिसके बाद ऊंचा वहाँ से दूर जाने के बाद कहने लगा कि इस बुढ़े को तो पता ही नहीं कि हेवनली रेमेडी पिल बनाने की रेसिपी तो हजारों सालों पहले ही लॉस्ट हो गई, और जो आखिरी हेवनली रेमेडी पिल बची थी वो उस गद्दार जी शुआन ने चुरा ली। अगर ये 2 बंदे मिल गए तो शायद मुझे जी शुआन को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर ऊंचा ने बस एक पिल का लालच देखकर एल्डर जिन से अपना काम करवाया था। वहीं पर जिन अपने दोस्त याओ से माफी मांगते हुए कह रहा था कि ये सब तो इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए मुझे करना पड़ा, वरना मैं कभी तुम्हें जान से नहीं मारता। साथ ही साथ उसे वहाँ पर हानली के ट्रेसेस भी मिले थे, तो सोचता है कि अगर ये बच्चा ऊंचाओ को इतना क्यूरियस बना सकता है तो फिर जरूर से उसके पास काफी सारी सीक्रेट जानकारी होगी, इसलिए ऊंचाओ से पहला महीने उसे ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हानली प्राइम स्टार आइलैंड से काफी दूर आ चुका था। साथ ही साथ वहाँ की एक जगह पर फॉर्मेशन भी सेट करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो एल्डर जिन को उसमें ट्रैप कर पाए। और फिर हानली चट्टानों से थोड़ी दूर आने के बाद खुद को और ज़ैंग को कंसीलिंग वेल में हाइड कर देता है,
अब थोड़ी देर में वहाँ पर एल्डर जिन भी पहुँच गया। वो हानली से कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ तुम यहीं पर छुपे हुए हो, तो चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, और ये लो तुम्हारी फॉल आउट पिल जो तुमने कॉन्टेस्ट में जीत ली थी। दरअसल मैं टैलेंट की कदर करता हूँ, तो भला तुम्हें मैं नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा। मगर हानली को पता था कि ये बंदा अपने दोस्त की जान ले सकता है, तो इस धोखेबाज पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। उतने में जिन ने उस चट्टान पर अटैक किया जिसके पीछे हानली और जैंग छुपे हुए थे, तो हानली भी टैलिस्मान से उस पर जवाबी अटैक करता है। मगर जिन ने एक शील्ड बनाते हुए इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उस जैंग के अटैक को काउंटर करते हुए हानली पर हमला कर देता है, जिसे हानली ने ग्रीन गेजिंग मिरर से रोकने की कोशिश की, मगर वो मिरर भी कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय हो गया। तो हानली तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो बस जिन को उस फॉर्मेशन तक ले जाना चाहता था जो उसने थोड़ी देर पहले सेटअप किया है। वहीं पर जिन अपनी ब्लेड से उन पर कई सारे अटैक करते हुए उनका पीछा कर रहा था, मगर उसके ब्लेड और फायर अटैक से बचते हुए हानली उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो फॉर्मेशन सेटअप है। वह ये था हानली का ब्लू वाटर ग्रीन आर्मर फॉर्मेशन, जो कि अपने अंदर पानी के खतरनाक बवंडर बनाने लगा। तो जिन भी अपने मैजिकल टूल जेनेसिस बॉल को समन कर लेता है। उस जेनेसिस की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि हानली का फॉर्मेशन एक ही सेकंड में ब्रेक हो गया। तो हानली ने उस पर आइस लैंसर से हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन जिन कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, तो उस पर ये अटैक कोई असर नहीं कर रहे थे। तभी जैंग अपने डार्क मून आर्ट का यूज करते हुए इसे ट्रैप करने में कामयाब हो गया। वहीं पर हानली ने भी ढेर सारे आइस लैंसेस से उस पर प्रेशर डालना शुरू किया था, मगर जिन एक ही सेकंड में उसे ब्रेक कर देता है। जैंग को पता था कि जब तक ये मैजिकल शील्ड जिन के पास है ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जैंग ने ब्लड सोर्ड का यूज करते हुए शील्ड को डैमेज कर दिया। ऊपर से हानली भी जिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो जिन अपने सामने कई सारे एरी के लेयर्स क्रिएट कर देता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा कल्टीवेटर इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। वहीं पर हानली उसके एरी को ब्रेक करते हुए इसके एकदम करीब आ जाता है, मगर उसी वक्त जिन अपने ऑरा से हानली को दुरुपयोग कर चुका था। तो मौका मिलते ही हानली ने उस पर ब्लैक ड्रैगन ब्लेड और रेड नीडल से कई सारे अटैक कर दिए थे, जिससे तो जिन काफी ज्यादा भड़क जाता है। हानली बस उस पर मुसलसल हमले किए जा रहा था ताकि वो जैसे तैसे इस बंदे को खत्म कर पाए। वहीं पर जिन उससे डील करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे अपनी सीक्रेट्स बता दो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ तुम्हारे पीछे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोग क्यों पड़े हैं। इधर जैंग अपना ब्लड एसेंस गैदर करते हुए उससे एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाने लगा, और हानली तो बस इस बंदे पर हमला करके उसे उलझाए रखना चाहता है। जिन कह रहा था, बच्चे मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब देकर तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। लेकिन उसी वक्त जैंग और फिर हानली ने उस पर हमला कर दिया। तो जिन हानली के ब्लैक ड्रैगन ग्रास को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कह रहा था, ये लो अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, तुम्हें मौत से अब कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर हानली कहने लगा कि मरेंगे हम नहीं बल्कि तुम। और फिर वो जल्दी से साइड में हटकर जैंग की ब्लड स्पिरिट ड्रिल सीधे जिन की आंख में घुस गई। इससे तो जिन काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर वो हानली के एक और फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है, और उसी वक्त हानली ने पीछे से आकर उसमें अपनी सोडा आर पार घुसा दी। जिन कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि मैं इमॉर्टलिटी हासिल करूंगा, मगर एक मामूली से लड़के ने आज मुझे खत्म कर दिया। और फिर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हानली कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ा। अब हानली जिन ने फेंकी हुई फॉल आउट पिल के बॉक्स को चेक करता है, लेकिन वो बॉक्स पूरी तरह से खाली था। जो देख हानली कहता है कि अच्छा हुआ मैं इस धोखेबाज की बातों में नहीं आया। हानली को उम्मीद थी कि इस बंदे की स्टोरेज बैग में से उसे कुछ तो काम की चीज जरूर मिलेगी, इसलिए वो तुरंत ही जिन की स्टोरेज बैग हासिल कर लेता है। और उतने में आसमान में बादल गरजने लगे। जो देख हानली समझ गया कि यहाँ पर कोई और आने वाला है, इसलिए वो जिन की बॉडी में फटाफट से आग लगाकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। दरअसल वहाँ पर आया था वुचाओ। वो देखता है कि जिन को तो किसी ने खत्म करके जला दिया है। वुचाओ तो इससे काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि जिन को हराना इम्पॉसिबल था, मगर उस लड़के ने उसे स्टैप करके जला दिया। यानी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल भी गलत नहीं था। जरूर से उस लड़के के पास डार्क मून आर्ट्स की कल्टीवेशन मेथड है। चलो अब देखता हूँ कि वो मुझसे कब तक बच पाएगा। और उसी वक्त वुचाओ को उसके पैट्रियार्क की आवाज आई। वो उससे पूछ रहा था कि लड़के तुमने यूं अचानक से डार्क मून आर्ट का जिक्र कैसे किया, और मुझे ये भी बताओ कि तुमने इस बार कौन से कारनामे किए हैं। तो वुचाओ उसे ग्रेट करके बताने लगा कि मैं प्राइम स्टार आइलैंड का ग्रेट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया। साथ ही मैंने इनर एंड आउटर सी के बैरियर को भी ब्रेक कर दिया है, और इस काम में जिन ने मेरी मदद की थी। उस बेवकूफ को लगा कि इस काम के बदले उसे हेवनली रेमेडी पिल मिलेगी, तो उसने अपने ही प्राइम स्टार आइलैंड के साथ धोखेबाजी की। हमारी इस चाल ने हमने स्टार पैलेस के एल्डर लियो को भी बाहर आने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो हमने आजाद किए हुए थंडर रॉक से फाइट कर पाए। बैरियर के ब्रेक होने से बीसली टाइड यहाँ पर कभी भी आ सकती
सकती है। जो सुनकर तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि इतने सालों में तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, मगर अभी भी स्टार पैलेस के 2 सेंट्स अपने बिल से बाहर नहीं आए। लेकिन कोई नहीं, आज ना कल हम उन दोनों सेंट्स को घुटने पर जरूर लाएंगे। और फिर वो चाओ पैट्रियार्क को हानली के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि उस बंदे के पास डार्क मून आर्ट्स की मेथड है, तो शायद वो हमारे सेक्ट का गद्दार जी शुआन से रिलेटेड होगा। जी शुआन का नाम सुनते ही पैट्रियार्क काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि हजारों सालों पहले इस जी शुआन नाम के बंदे ने इस पैट्रियार्क को धोखा दिया था। वो चाओ बताता है कि उस बंदे के पास तो उसका इनकार्नेशन फॉर्म भी है, और उन दोनों ने मिलकर ही बेबी काप मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। साथ ही एल्डर जिन भी इन्हीं के हाथों मारा गया, जिस पर पैट्रियार्क कहने लगा कि ये तो मेरे जूनियर जी शुआन जैसे ही बहादुर हैं। कई 100 सालों से मैं उस गद्दार जी शुआन को ढूंढ रहा हूँ, और अब तो 100 सालों के बाद वॉइड हेवन हॉल भी रीओपन होगा। तो इससे पहले उस बंदे को ढूंढकर मेरे पास लेके आओ, मुझे उससे सारे पुराने हिसाब बराबर करने हैं। तो ऊंचा उससे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर से हानली को ढूंढ निकालेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।